हाय एवरीवन। यूपीपीसीएस प्री के लिए आपके पास सिर्फ 20 दिन बाकी हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान दिस 20 डे वेरी एफिशिएंटली अगर आप चाहते हो कि 14 तारीख को आप अपना बेस्ट दे के आओ। देखो, इस वीडियो में आपको कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि कुछ नया करने का टाइम भी नहीं है आपके पास। कुछ क्वेरीज आपकी हैं जो मैं रिजॉल्व करूँगा, प्लस कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। उन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी, कम से कम 20 से 25 नंबर का आप लीड ले सकते हो बाकियों पे, और यही कट ऑफ डिसाइड करता है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इतने फैक्ट्स आते हैं एग्जाम में, उसको याद कैसे रखा जाए। तीसरा, हम टेस्ट सीरीज़ को देखेंगे। इफेक्टिव रिवीजन कैसे किया जाए इन 20 दिनों में, इसकी बात हम करेंगे। इसके बाद घटना चक्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसको कैसे रिवाइज किया जाए इन 20 दिनों में, इसकी बात करेंगे क्योंकि बहुत थिक बुक है। एंड द लास्ट वन इज़ सी सेट। बहुत लोग सी सेट को इग्नोर कर देते हैं, एंड ट्रस्ट मी, मैं बहुत लोग को जानता हूँ जिनका GS1 बहुत अच्छा गया है, बट सिर्फ सी सेट की वजह से उनका प्री क्लियर नहीं होता है। तो वो गलती आपको नहीं करना है। एंड जो सी सेट आता है यूपीपीसीएस में, इतना टफ नहीं आता है कि आप 20-25 दिन में मास्टर ना कर पाओ। आराम से आप मास्टर कर लोगे। इवन मास्टर करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करना है। तो उतना तो आप आराम से पढ़ लोगे इन बचे हुए दिनों में, बशर्ते आप अपने दिन को अच्छे से प्लान करो। तो सबसे पहले हम करंट अफेयर की बात करते हैं। देखो, किसी भी चीज़ की बात करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि जितने भी बचे हुए दिन हैं उसमें कम से कम आप 10 से 12 घंटा पढ़ाई को दो। इससे कम देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है 14 तारीख आपके लिए, और उसके लिए ही आप काम कर रहे हो। कहीं आप जॉब करते तब भी आपको 10 से 12 घंटा देना ही पड़ता। तो वही चीज़ आप सोच के पढ़ाई करो। 3-4 महीने की बात नहीं है, सिर्फ 20 दिन की बात है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लीव ले सकते हैं। कम से कम आप 20 दिन की छुट्टी ले लो, ताकि जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको कंसोलिडेट कर पाओ। नाउ करंट अफेयर की बात करते हैं। आपके एग्ज़ाम में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे। एंड घटना चक्र की आई दृष्टि मार्केट में आ चुकी है। इंग्लिश में भी है वो, और हिंदी में भी है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको पिछले साल की तरह प्रॉब्लम नहीं होगी। और यही रीज़न है कि मैं इस बार वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि जो चीज़ मैं आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में पढ़ाऊँगा, वो चीज़ आप आराम से 15-20 मिनट में कंप्लीट कर लोगे। तो कोई मतलब नहीं एक्स्ट्रा टाइम देने का। जो टाइम आपके पास है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। मैं एक वीडियो इस पे बनाऊंगा कि घटना चक्र कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत लेंदी बुक है, 200 प्लस पेजेस हैं, एंड बहुत से फैक्ट्स उसके अंदर हैं। तो चीज़ों को कैसे याद किया जाए, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये पता रहेगा तो आप आराम से चीज़ों को सेग्रीगेट कर पाओगे। तो इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, 1 या 2 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगा। तो पहला रिसोर्स आपका आई दृष्टि रहा घटना चक्र का। देखो, जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि यूपीपीसीएस में करंट अफेयर का वेटेज ठीक ठाक है, 30-35 नंबर है। हो सकता है बाकी सेक्शन में आप दूसरों से लीड ना ले पाओ, दूसरों से बढ़त ना बना पाओ, बट अगर आप करंट अफेयर थोड़ा अच्छे से करोगे तब आप आराम से 30-35 क्वेश्चन में से 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एंड दिस इज़ द रीज़न मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसके साथ साथ आप एक रिसोर्स और कर लो, डेट इज़ घटना सार का। पूरी बुक आपको नहीं पढ़नी है, एटलीस्ट आप 4 मंथ का पढ़ लो। दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, इन 4 महीनों का आप करंट अफेयर अगर से कर लेते हो तो ये मान के चलो कम से कम आपका 25 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। और जितने भी बचे हुए दिन हैं उसमें आपको हर दिन करंट अफेयर पढ़ना है। इस वक्त ऐसा मत करना कि सिर्फ आप करंट अफेयर की बुक उठाओ और सोचो कि 4 दिन में लगातार करंट अफेयर पढ़ के उसको खत्म कर देता हूँ। आप अपने टाइम को डिवाइड करो। हर दिन आप कम से कम 2 से 3 घंटा करंट अफेयर को दो, चाहे शाम को दो, सुबह को दो, दोपहर को दो। क्योंकि जब चीज़ों को ऐसे डिवाइड करके आप पढ़ोगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। एक ही दिन सब कुछ पढ़ के बैठ जाओगे तो ना आपको याद रहेगा ना रिकॉल कर पाओगे। सिर्फ आप रीड करोगे, और इस वक्त रीडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रिकॉल करने पे फोकस करो। तो जो 20 दिन है उसमें हर दिन कम से कम आपको 2 से 3 घंटा करंट अफेयर को देना है, और बहुत आराम से ख़त्म हो जाएगा। 200 पेज है, एक दिन में आप 30 पेज भी पढ़ोगे तब भी 6 से 7 दिन में बुक खत्म हो जाएगी, और आप 2-3 बार रिवाइज भी कर लोगे। तो ये आपकी करंट अफेयर का प्लान रहेगा। इसके अलावा आपको नई चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़नी है। दूसरा पॉइंट ये है कि इतने ज़्यादा फैक्ट पढ़ने होते हैं तो उसको याद कैसे करें। एंड इसके साथ मैं 4th पॉइंट लेता हूँ कि रिवीजन कैसे करें। इस वक्त आपको एक्टिव रिकॉलिंग पे ध्यान देना है। एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ बुक उठा के मत पढ़ो। आपने सिर्फ हेडिंग देख ली, आपको क्या पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, आपको मॉडर्न हिस्ट्री का टाइमलाइन पढ़ना है तो बुक उठा के सब कुछ मत पढ़ने बैठ जाओ। अपने दिमाग में चीज़ों को रिवाइज करो। याद करो कि सबसे पहले साइमन कमीशन आया था, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में, फिर 1929 में लाहौर सेशन हुआ था जहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। उसके बाद 1930 में दांडी मार्च हुआ था, जो कि साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा थी, और टोटल 24 दिन लगे थे इसमें। इसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 में। इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट आया था 1931 में। इसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ये टाइमलाइन, ये क्रोनोलॉजी आप खुद याद करो। बुक देखने बैठोगे आपको लगेगा कि आपको चीज़ें याद हैं, बट एग्जाम में याद नहीं आती हैं। हो सकता है पहली बार रिवीजन करो तो ऐसे आपको 30 या 40% ही याद आए,
बट यही चीज़ आप 2 से 3 बार करोगे तो आप देखोगे कि आपको 80 से 90% चीज़ें रिटेन हो रही हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज एनीथिंग, टू रिमेंबर द फैक्ट। इसके साथ साथ फैक्ट को याद करने के लिए आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। खासकर यूपीपीसीएस में डेट बहुत पूछता है, फैक्ट्स बहुत पूछता है, इकोनॉमिक सर्वे से डेटा पूछ लेगा, सेंसस से डेटा पूछ लेगा। वो चीज़ें आप अभी याद करोगे फिर से भूल जाओगे। तो उसके लिए आप क्या करो कि कोई A4 शीट ले लो, उसमें आप चीज़ों को नोट डाउन करते जाओ और लास्ट में जाके जब आपके पास 4 या 5 दिन बचेगा तब बार बार रिवाइज करना। लेट मी शो यू मैं चीज़ों को कैसे प्रिपेयर करता था। ये देखो करंट अफेयर के मेरे नोट्स थे। तो जितनी भी चीज़ें हैं जो वन लाइनर चीज़ें हैं उनको सिंपली आप एक लाइन में लिख दो ताकि लास्ट में पूरी बुक रिवाइज ना करना पड़े, सीधे आप 1 या 2 पेज में पूरे के पूरे मंथ के न्यूज़ को रिवाइज कर लो। तो आप यहाँ देख सकते हो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि खासकर यूपीपीसीएस में जो करंट अफेयर रहता है वो वन लाइनर होता है, सिर्फ एक लाइन की चीज़ें पूछेंगी। इवन क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी रहेगा फिर भी उसमें फैक्ट ही पूछेगा। तो कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके फैक्ट को याद करो, फैक्ट्स को रिवाइज करो, फैक्ट्स को रिकॉल करो और पढ़ते हुए आप इस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो। ये करंट अफेयर की बात रही। इसके साथ आप जीएस के सब्जेक्ट को रिवाइज करते वक्त भी ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो यहाँ पे गुप्ता अंपायर के बारे में लिखा गया था। तो एक पेज में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मैरिज किसके साथ हुआ था, स्कंदगुप्त को इंडियन नेपोलियन कहा जाता था, क्या क्या टाइटल्स दिए गए थे, इसके बाद क्या क्रोनोलॉजी था, इसके बाद चंद्रगुप्त टू आए, इनके कौन कौन से नवरत्न थे। तो 1-2 पेज में आप ये सारी चीज़ें लिख दोगे, रिवाइज करने में बहुत ईजी रहता है। साथ में पिक्टोरियल मेमोरी भी आपकी काम करती है। एक पेज में आपकी सारी चीज़ें रहेंगी। एग्जाम में जब आप बैठ के रिकॉल करोगे तो आपको याद रहेगा कि पेज के लेफ्ट साइड में मैंने ये लिखा था, राइट साइड में मैंने ये लिखा था। तो ये कुछ तरीका है जिससे आप चीज़ों को इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हो और फैक्ट्स को याद कर सकते हो। कुछ और एग्जाम्पल आप देखो, जैसे जो रिवर्स थे उनके ओल्ड नेम क्या थे। इसको प्रिपेयर करने के लिए मैंने कुछ निमोनिक्स बनाए थे। जैसे चेनाब का नाम था अक्सिनी, तो चेनाब को चुनाव से कंपेयर किया एंड अक्सिनी को आस्क फॉर द वोट, तो चेनाब आस्किनी। उसी तरह ब्यास रिवर को विपाशा कहते थे, तो उसको याद करने के लिए ब्यास में जो एस आया था एस, उसी तरह विपाशा में भी एस है। सेम सतलज के लिए सतलज को सत्तू से कंपेयर कर दिया गया एंड सतलज को हम लोग सुतुद्री कहते थे, तो इसको याद करने के लिए सुत्रु रख दिया गया। तो सत्तू सुत्रु, ये कुछ तरीके हैं जो कि आप खुद बना सकते हो। देखो सिंपल तरीके से आप लिखोगे कि इसका नाम ये है ना, तो एग्जाम में याद नहीं रहता है जब तक आप कोई चीज़ यूनिक नहीं बनाओगे। कोई चीज़ यूनिक रहेगी तभी आपको स्ट्राइक करेगा। तो ऐसी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपको जो फैक्ट्स हैं वो याद रहें। और ख़ास का जो डेट हो गया, जो ईयर हो गया, जो क्रोनोलॉजी हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत एग्जाम में पूछता है। पॉलिटी में आर्टिकल्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, इनसे हर साल क्वेश्चन आए हैं। जैसे आप यहाँ देखो, मान लो ये सारे एक्ट्स के नाम हो गए ना, तो आपको यहाँ पे ईयर पता होना चाहिए। 1972, 1974, 1977, 1980, 1981, ये ईयर्स रिपीट करके पूछा है, तो इनके आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। उसी तरह आप यहाँ देखो, जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं, ये भी यूपीपीसीएस से बहुत पूछता है और इसका मैंने एक वीडियो प्रिपेयर किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में जो हेडक्वार्टर का पीडीएफ है वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है। इसके बाद जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वहाँ पे क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप यहाँ देखो, कराची सेशन कब हुआ था, तो इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रेसिडेंट कौन था, ये हुआ कब था, 1931। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। ये जो क्रोनोलॉजी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस हो गया या फिर यूपीएससी हो गया, ये चीज़ हमेशा पूछता है और बहुत ईजी है ये। तो ये सारी चीज़ें मिस आउट नहीं होनी चाहिए जब भी आप कोई चीज़ रिवाइज कर रहे हो। तो नाउ टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं। तो देखो आपके पास 20 दिन है और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कम से कम 5 मई तक टेस्ट सीरीज़ लगा लो। उसके बाद मत लगाना, क्योंकि नंबर कम आएगा तो आप डिमोरलाइज होगे और उसके बाद आपको समय भी नहीं मिलेगा जो आप गलतियाँ कर रहे हो उसको रेक्टिफाई करने का। इसीलिए मैक्स टू मैक्स आप 5 मई तक टेस्ट सीरीज़ लगाओ और इस बीच आप कम से कम 10 टेस्ट सीरीज़ लगा लो। देखो टेस्ट सीरीज़ से इंपॉर्टेंट यह है कि आप 2020, 21 और 22 का PYQ लगा लेना। इसको लगाना इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आप पैटर्न को समझ पाओ और जो टाइम मैनेजमेंट है वो कर पाओ। जब भी आप PYQ लगाते हो तो आपको समझ में आता है कि पेपर सेट कैसे हो रहा है और क्वेश्चंस में बहुत से हिंट छुपे होते हैं, बहुत सी ट्रिक छुपी हुई होती है जो आपको टेस्ट सीरीज़ में शायद ना मिले। ये सारी चीज़ें आप घटना चक्र या फिर मेरे वन लाइनर में पढ़ोगे, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसके पेपर आप लगा लेना, प्रॉपर लगाना है। OMR शीट लेना, क्वेश्चन को सॉल्व करना और टाइम बाउंड मैनर में। जितना टाइम आपको यूपीपीसीएस प्री में मिलेगा उतना ही टाइम आपको लेना है। पेपर को सिर्फ करना नहीं है, एनालाइज करना। एनालाइज कैसे करना है, कोई क्वेश्चन कैसे सेट किया गया है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, हर क्वेश्चन को आपको बराबर इंपॉर्टेंस देना है। देखो यूपीपीसीएस में 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला मैच द कॉलम वाला हो गया, दूसरा आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला हो गया। इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को एनालाइज करना, खासकर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को, क्योंकि आपको पेपर में कम से कम ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे एंड काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं ये।
पीछे के 3-4 साल के पेपर को एनालाइज करना, देखना यूपीपीसीएस कैसे सेट करता है। कई बार आपको लगेगा कि स्टेटमेंट भी सही है, कंक्लूजन भी सही है, बट स्टेटमेंट प्रॉपरली कंक्लूजन को डिफाइन नहीं करता है, तो आपका वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसको समय देना। यहाँ पे मैंने ये नोटिस किया है ना कि जब भी स्टेटमेंट या फिर कंक्लूजन में कोई भी बहुत एब्सर्ड स्टेटमेंट या फिर कुछ ऐसा ही ना दे दे जो बहुत ही गलत दिखे, तब दोनों ही सही होता है। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, तो मैंने ये एनालाइज किया है कि कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन में या तो स्टेटमेंट गलत होता है या तो कंक्लूजन गलत होता है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से एनालाइज कर लेना, क्योंकि इन क्वेश्चन को आप बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे, बशर्ते आप कंफ्यूज ना हो। दूसरा, मैच द कॉलम का जो क्वेश्चन रहा, इसमें ज़्यादातर आप 1 या 2 सही पकड़ लोगे तो आप आराम से राइट आंसर तक पहुंच जाओगे। तो इन 2 टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से फोकस करना। इसके साथ मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने आपको एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो को आप देख लेना। मैं पूरे दावे से कहता हूं कम से कम आपका 10 से 12 नंबर आपका सही हो जाएगा, अगर आप ये सीख गए कि कैसे एलिमिनेशन टेक्निक को अप्लाई किया जाता है। देखो, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में ये डिफरेंस होता है कि जितना यूपीएससी में एलिमिनेशन लगता है उतना यूपीपीसीएस में नहीं लगता। बट यूपीपीसीएस में काफ़ी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आने लगे हैं। इवन जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनमें जो ऑप्शन सेट करता है ना, वहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आराम से राइट आंसर तक पहुँच जाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन को आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सेकंड थिंग इज टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ को आप एज अ टूल यूज़ करो अपने परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए। देखो, टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप ये देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना है। मान लीजिए आपको 150 क्वेश्चन मिलता है और आपको 110 क्वेश्चन आता है, बाकी 40 क्वेश्चन नहीं आता है। आपने पेपर सॉल्व कर लिया, आपने 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 40 को छोड़ दिया। 110 में से आपके मान लीजिए 70 सही हुए, बाकी 40 जो हैं वो गलत हो गए। ये तो मान लो आपका हो गया। इसके बाद आप क्या करो, ये जो 40 क्वेश्चन है ना, इसको अटेम्प्ट करो। इनमें से देखो कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। ऐसा ही आप 3-4 पेपर के साथ जब करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ऑप्टिमम स्कोर क्या होता है और कितने क्वेश्चन को सही करने के बाद आप सेफ जोन में आते हो। इसमें मान लीजिए आपकी किस्मत बहुत बुरी है और आपका सिर्फ 1 सही होता है, बाकी 39 गलत होते हैं, और यही चीज़ आपके साथ 2 या 3 टेस्ट पेपर में होता है, तब आप समझ जाना कि एग्ज़ाम में आप रिस्क नहीं ले सकते हो। जो आपको आएगा सिर्फ वही अटेम्प्ट करके आना है। बट ऐसा बहुत कम लोग के साथ होता है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के साथ चलोगे तो कम से कम आपके 10 प्लस सही ही होंगे। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसको एक बार चेक करना कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। 1 या 2 पेपर में नहीं, कम से कम 4-5 पेपर लगाओ, फिर देखो कि क्या सिचुएशन बैठती है, और वही चीज़ जाके आप एग्जाम में रेप्लिकेट करना। बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कितने में रिस्क लिया जा सकता है, कितने में नहीं। तो यही तरीका है जानने का कि आपका लक कितना काम करता है और आप कितने में रिस्क ले सकते हो, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कितने छोड़ने हैं। बट यूपीपीसीएस में बात करें तो कम से कम मुझे लगता है आपको 130 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी होती नहीं है। यूपीपीसीएस खुद 5 से 6 क्वेश्चन गलत करता है, तो उसको वहाँ पे हटा दो। इससे कम करके आओगे तो फिर जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना, ऊपर नीचे मन होता रहेगा कि मैं अंदर हूँ या बाहर हूँ। तो आप इस एक्सरसाइज को एक बार करके देखना, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आप कितने में रिस्क ले सकते हो, कितने में नहीं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट घटना चक्र। जो इंपॉर्टेंट घटना चक्र है मैं आपको बता देता हूँ। साइंस का हो गया, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और एनवायरनमेंट। ये चारों आपको करके जाना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनसे क्वेश्चन 100% आएंगे, प्लस जो क्वेश्चन आते हैं वो ईजी आते हैं, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन है बहुत डुएबल रहते हैं। अब घटना चक्र आपको करना कैसे है, मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनको आप सर्कल कर दो, या फिर अगर आपके पास मेरी 1 लाइनर है तो उसमें आप अंडरलाइन कर दो, और दूसरी बार सिर्फ आपको वही चीज़ पढ़नी है जो आपने सर्कल किया है या फिर जो आपने अंडरलाइन किया है। पूरी बुक बार बार रिवाइज नहीं करनी है। जो चीज़ आप बार बार भूल रहे हो, जो चीज़ें आपको याद नहीं हो पा रही हैं, जो चीज़ें आपकी गलत हो रही हैं, सिर्फ उनको रिवाइज करके जाना है। क्योंकि आप एक बात याद रखो कि प्रीलिम्स इज द गेम ऑफ रिकॉग्निशन। आपको चीज़ें वहाँ रिकॉग्नाइज करनी है, चीज़ें आपके सामने रहेंगी, ऑप्शंस आपके सामने रहेगा, सिर्फ आपको ये पता करना है कि चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है। आपको मेंस की तरह चीज़ों को रिकलेक्ट नहीं करना है, रिप्रोड्यूस नहीं करना है। सही आंसर आपके सामने है, आपको सिर्फ पहचानना है। तो एक बार आपके नज़रों के नीचे से चीज़ें निकली रहेंगी तो आप आराम से एग्जाम में टिक कर लोगे। इसीलिए अगर आपको बार बार ये लगता है कि आप चीज़ें भूल रहे हो तो बहुत कॉमन है, सबके साथ होता है। आप कोशिश करो कि जितने बार हो सके इन 20 दिनों में चीज़ों को रिवाइज कर लो, ताकि एक बार भी आपने चीज़ों को देखा है तो एग्जाम में आप राइट आंसर तक पहुँच जाओ, उसको आइडेंटिफाई कर लो। नाउ द लास्ट वन इज सी सेट। बहुत लोग अभी भी होंगे जिन्होंने सी सेट को नहीं पढ़ा होगा। मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, आराम से आप 10 से 12 दिन में सी सेट कंप्लीट कर लोगे। देखिए आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। पेपर में आप सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश के जो पैसेज आते हैं ना, उनको कंप्लीट करना बहुत इजी होता है। सिंपली आपको पैसेज में ही उसका आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आराम से आपके 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद मैथ के बहुत से क्वेश्चन ईजी आते हैं, उनको आप देख लेना। रीजनिंग जो होता है वो बहुत ईजी आता है और इसके लिए कोई अलग से एप्टीट्यूड की ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन को देख के अलग अलग पैटर्न बना के आप आराम से सॉल्व कर सकते हो।
इसके बाद एक सेक्शन और होता है आपका इंटरपर्सनल स्किल वाला। इसके लिए आपको सिर्फ PYQ करना है। ट्रस्ट में आप PYQ करके जाओगे, मान लीजिए 20 से 22 क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम आप 10 से 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एंड इट इज़ मोर देन इनफ। आप ये सोच के मत जाओ ना कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप सिर्फ इतना सोचो आपको 33% स्कोर करना है। तो मैक्स टू मैक्स आपको 50 से 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और 2 घंटे में इतना क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। सीसर के कम से कम 5 ईयर के PYQ सॉल्व कर लेना एंड इट इज़ सफिशिएंट। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई रीज़न होगा कि आपका CSET नहीं निकलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर लोगे तो ट्रस्ट मी कम से कम आप 25 से 30 नंबर की बढ़त ले लोगे दूसरों से। 2-3 पॉइंट और है, एक है आपका सेंसस, दूसरा मिनरल डेटा हो गया और तीसरा हेडक्वार्टर। तो सेंसस और हेडक्वार्टर को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मैंने इसको लास्ट ईयर कराया था। मिनरल डेटा मैंने कराया था लास्ट ईयर, इस बार मैं देखूंगा कुछ अपडेट है तो उसको भी अपडेट करके टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई थिंक जो भी आपके डाउट है मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और स्पेसिफिक डाउट आप पूछना सो दैट मैं उसके सॉल्यूशन आपको इजीली बता सकूँ।